नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। गर्मी है कि सर्दी है पता नहीं चल रहा है, पर आईबी की जो 2000 भर्ती आई हुई हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। उनका एग्जाम भी नज़दीक है, एक हफ्ते बाद। तो जैसे हमने बोला था कि हम यूट्यूब पे क्लासेस लेंगे, सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस, ठीक है। तो अभी मैं जो है आज आईबी का एक सैंपल पेपर लेके आया हूं जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। जो आपका पेपर होने वाला है उसमें क्वांट सेक्शन के 20 क्वेश्चंस आएंगे। मैंने पिछले साल का पेपर देखा है, वो पता नहीं उन्होंने क्या खा के पेपर बनाया था कि सारे के सारे क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के दे दिए थे लास्ट बारी। पर मैंने ऐसा नहीं किया है, अर्थमेटिक के मैंने हर एक चैप्टर से सवाल रखने की कोशिश की है। सैंपल पेपर मैंने बनाया, इसमें आईबी के पहले प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ जरूर सॉल्व करें। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अपने सारे भाइयों, बंधु, रिश्तेदारों और सबको फैला दो, दुश्मनों तक को, ठीक है भाई। और केवल आईबी वाले बच्चे ना देखें भाई, जो बच्चे खासकर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और सीएचएसएल, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सेशन है ये ब्रह्मास्त्र की तरह है, क्योंकि सवाल सब में सेम आते हैं, सिलेबस सबका सेम है, लेवल सबका थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो देखिए वैरायटी बदल जाती है ना। अच्छा भैया, गुड मॉर्निंग भाई। हीरो बदल जाते हैं पर फिल्म देखने वाले जनता जो है वही रहती है। तो वही सीन है कि एग्जाम जो है आपको सभी एग्जाम के लिए देखना है, पूरा का पूरा सेशन। आप अपने भाइयों दोस्तों को फैला दो, बहुत मजा आएगा। और काफी दिनों बाद, लगभग 2-3 महीने बाद मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, हैं? तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइए। एनी प्रॉब्लम? देखिए तरीका हमारा वही है जो हर बार की तरह होता है। आपके सामने सवाल आएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, पलंग पे फैल के नहीं करना है। शाहरुख खान नहीं हो तुम, और साउथ के हीरो तो बिल्कुल मत समझो अपने आप को। पहला सवाल आपके सामने आएगा, आपको ये सॉल्व करना है। आप 1 मिनट तक का समय, 1 मिनट तक का समय हर सवाल में ले सकते हो सॉल्व करने के लिए। हम पढ़ देते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्ड एट 1/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। एक ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड का 1/3 से चलती है, एंड हेंस रीच्ड द डेस्टिनेशन 30 मिनट आफ्टर द शेड्यूल टाइम। और वो शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट हो जाती है। अरे बाप रे। ऑन इट्स रिटर्न जर्नी वापस आते समय ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट इट्स यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट, बट देन स्टॉप्ड फॉर 3 मिनट फॉर एन इमरजेंसी. The percentage by which the train must now increase its usual speed so as to reach the destination at the scheduled time. बहुत ही सिंपल सवाल, साधारण हिंदी में बताऊंगा। देखिए, एक ट्रेन ने अपनी स्पीड 1/3 कर दी, मतलब पहले स्पीड 3 थी तो अब स्पीड 1 कर दी। आप जानते हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। स्पीड 3 से 1 होगी तो जो टाइम है वो 1 से 3 हो जाएगा रिवर्स, यानी कि टाइम कितना बढ़ जाएगा, 2 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग टाइम कितना एक्स्ट्रा बढ़ा आपका, 30 मिनट। अगर 2 यूनिट का मतलब 30 मिनट है तो पहले कितना टाइम था, जो आपका यूजुअल टाइम है वो 15 मिनट है। 1 यूनिट का मतलब 15 मिनट, मतलब ट्रेन को अपनी जर्नी कंप्लीट करने में 15 मिनट लगना चाहिए, 15 मिनट लगना चाहिए। अब हुआ क्या, देखिए वापस आते समय जब ट्रेन रिटर्न कर रही थी, जाने में तो 15 मिनट लगा, वापस आते समय 5 मिनट तक की दूरी तो यूजुअल स्पीड से कवर हुई, 5 मिनट तक की दूरी। फिर ट्रेन ने 3 मिनट रेस्ट किया। देखिए वापस आने में भी 15 ही मिनट लगना चाहिए था, 5 मिनट तो यूजुअल स्पीड से चली, फिर 3 मिनट रेस्ट किया तो 8 मिनट खराब हो गए। बचे कितने अब, 7 मिनट। यानी कि ट्रेन को अब ये बची खुची दूरी 7 मिनट में कवर करनी है, 7 मिनट में। देखिए मेरे प्यारे भाई, ट्रेन को ये तो 5 मिनट चले गए, यानी कि ये टाइम, ये डिस्टेंस ट्रेन को कितने समय में कवर करनी थी, 10 मिनट में कवर करनी थी, पर अब ये 7 मिनट में ही कवर करनी पड़ेगी। तो टाइम 10 से 7 हो गया तो स्पीड रिवर्स हो जाएगी ना, 7 से 10। यानी कि अगर पहले स्पीड 7 थी तो 10 करनी पड़ेगी, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 3/7 बढ़ानी पड़ेगी, 3/7। और हर बच्चा जानता है 1/7 कितना होता है, 14.28%। तो 3/7 कितना हो गया अप्रोक्स, 42.84%। मतलब रेलगाड़ी की चाल लगभग पूछा है ना, यहाँ तो 43% बढ़ा दो, ये आंसर है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, जस्ट रेशियो को रिवर्स करना था। यार कहां कहां अटके पड़े हो, है भाई, दिख रहा है ना।
सवाल को मैं बड़ा कर दूं, आप एक बार पढ़ो हिंदी में, इतना प्यारा सवाल है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स करना है। भैया यूजुअल टाइम 15 मिनट है, वापस आने में भी 15 मिनट लगना चाहिए था, 5 मिनट तो ये बीत गए, तो ये डिस्टेंस कवर होनी चाहिए 10 मिनट में, पर 3 मिनट खराब हो गए तो 7 ही मिनट में कवर करनी है। टाइम 10 मिनट से 7 मिनट हो गया तो स्पीड रिवर्स हो जाएगी 7 से 10, यानी कि कितनी बढ़ानी पड़ेगी अप्रोक्स 43%। बोलो क्या इसमें कोई परेशानी है? आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल, फटाफट। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, देखो प्रॉफिट लॉस आ गया, मेरा फेवरेट टॉपिक। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है, क्रिया मूल्य, विक्रय मूल्य एस है, एसपी। जेड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, जेड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है। अगर सीपी और एसपी को बोथ इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट से बढ़ाएं, देन तो बताइए जेड पे क्या फर्क होगा। एक आर्टिकल का क्रिया मूल्य है और विक्रय मूल्य है, दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ाओ तो बताओ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भैया प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, जेड डिक्रीज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे समझे ही नहीं कैसे हुआ। देखिए एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। क्रिया मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है भाई, ध्यान से सुनिएगा, दोनों को बढ़ा दिया। जब आप दोनों को बढ़ाओगे, देखिए जब आप दोनों को बढ़ाओगे सेम अमाउंट से, तो मेरे प्यारे भाई जब आप दोनों को बढ़ाओगे सेम अमाउंट से, तो प्रॉफिट या लॉस के रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना प्रॉफिट पहले था, जितना लॉस पहले था, वो आज भी उतना ही रहेगा। लेकिन क्रिया कॉस्ट जो प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस तो इंक्रीज हो गया ना। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इन रुपीज बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। आप समझो कि आपने दोनों को बढ़ा दिया तो प्रॉफिट और लॉस तो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। तो अगर एक कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है जेड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, टेंशन काहे ले रहे हो। मैं आपसे कहता हूं, देखो मैं आपसे कहता हूं आपने 10 रुपया की टॉफी खरीदी और वो 13 रुपया में उसको सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 13 है। आप ये कहते हो इसको भी, तो आपको फायदा कितने रुपए का हो रहा है? आप कह रहे हो सर मुझे 3 रुपए का फायदा हो रहा है। अब हमने क्या किया, इसको भी 2 रुपए बढ़ा दिए, इसको भी 2 रुपए बढ़ा दिया। तो आप कहोगे सर अब कितने का फायदा हो रहा है? तो बोलोगे सर मुझे 3 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन क्या हुआ बच्चा? भैया ये बताओ कि अब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 12 रुपए हो गया, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया? अब 3/12 25%। पहले प्रॉफिट कितना था? पहले 10 की टॉफी 13 में बिक रही थी, 30%, अब हो गया 25%, तो घट गया ना जेड, तो डिक्रीज हो जाएगा। जो बच्चे कांस्टेंट लगाएं, कितनी गलती कर दिए। इतना लॉजिकल सिंपल सा सवाल था, हद से ज्यादा। यहां पर रुपीज में नहीं पूछा बेटा, यहां से परसेंटेज में पूछा है। आगे चलिए, है भाई, सही बात है ना? हाँ। सेवरल स्टूडेंट हैव टेकन एन एग्जाम, बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा दी जिनका रिजल्ट नहीं आता है। देयर वॉज एन एरर इन द आंसर की, आंसर की में एक एरर हो गई, विच अफेक्टेड द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट, जिससे 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स अफेक्ट हुए और एवरेज मार्क्स 78 से घट के 66 हो गया। The average of remaining student increases by 3.5. रिमेनिंग स्टूडेंट के मार्क्स 3.5 बढ़ गए। This result the reduction of the average of all student by 4.5. इससे सारे स्टूडेंट के, ऑल स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने घट गए? 4.5 घट गए। तो बताइए कितने स्टूडेंट ने एग्जाम अटेंड किया था? क्या आपको इस सवाल पढ़ के माहौल समझ नहीं आता है? क्या है ये एक एलिगेशन है। एलिगेशन का मतलब ये माहौल और दोनों को मिला के बताया जाए। आप ध्यान से देखिए, कुछ स्टूडेंट ने परीक्षा दी जिसमें से 48 लड़के ऐसे थे जिनके मार्क्स 78 से 66 हो गए, यानी कि उनके मार्क्स 12 घट गए। उनके मार्क्स कितने डिक्रीज हो गए? 12 डिक्रीज हो गए एवरेज मार्क्स। और बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, रिमेनिंग स्टूडेंट के मार्क्स 3.5 बढ़ गए। जबकि मैं ओवरऑल
ओवरऑल क्लास की बात करूं, ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल जो मार्क्स है वो 4.5 डिक्रीज हो गया है, एवरेज ओवरऑल 4.5 डिक्रीज हो गया है। तो क्या ये एलिगेशन नहीं दिखाई देता जब दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं? बोलो हाँ। तो आप इसमें से घटाओगे 3.5 में से इसको तो कितना आ जाएगा 8, और आप -4.5 में से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7.5। यानी कि ये रेशियो आ गया स्टूडेंट की संख्या का 8:7.5। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं 2 से 16:15, 16:15। आप एक बात बताओ, ये जो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 12 घटे, ये कितने थे? 48 थे। तो सवाल में 16 का मतलब 48 दे रखा है, 3 गुना। आपसे पूछा कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी तो 16, 15, 31 हैं। कुल विद्यार्थी तो 31 यूनिट है, तो 31 का मतलब ही 3 गुना, यानी कि 93, और 93 टोटल विद्यार्थी हैं। ये आंसर है। जिस बच्चे को लग रहा है सवाल बहुत कठिन है, सर हमसे नहीं होगा, ये है वो है, तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल 10th का है। CHSL 2019 के पेपर में आज ही सुबह देख रहा था और मुझे ये सवाल मिला और मैंने तुरंत डाला कि इतना आसान सवाल है और ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। देखिए, दो चीजों को मिक्स कर दिया, एवरेज को और एलिगेशन को। तो आप इस सवाल को एवरेज के फंडे से भी कर सकते हो, पर हमें पढ़ते जब एलिगेशन वाली फीलिंग आती है तो फीलिंग्स, भावनाओं को बाहर आने दो। ठीक है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो बाहर निकाल दो भावनाओं को, होना कुछ है नहीं। ठीक है, सबको समझ में आया? सब लाइक कर दो एक बार। एनी प्रॉब्लम, कौन समस्या है? देखो, जब मैं बता देता हूं सॉल्यूशन तब बताते हो सब लोग, आगे बढ़े। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर टाइम चेंज करो। देखो, 2 ही टाइम है, एक सुबह के 11 बजे और एक रात के 2 बजे। कौन सा पढ़ना है तुम्हें, तुम चॉइस कर लो। ये देखिए, सवाल नंबर जो भी है अगला, और आपको ये मुझे बताना पड़ेगा कितने भैया लोग पढ़ रहे हैं। बताओ यार, फैलाओ माहौल को, तभी मजा आएगा। देखिए, रवि सुबह सुबह अपनी साइकिल उठाता है और स्कूल के लिए जाता है घर से अपने 8:30 बजे। वाह, मेहनती बच्चा है। तुम भी जाते थे, हम भी जाते थे। खैर, हम तो स्कूल जाते ही नहीं थे। इफ ही रन्स हिज साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 10 की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वो 16 की स्पीड से जाता है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 10 बजे पहुंच जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताइए, स्कूल कितने बजे शुरू होता है? स्कूल में कितने बजे पहुंचना है? नहीं पहुंचोगे तो पीटीआई जो है डंडा लेते हैं ना, वो उससे मारेगा। देखो ध्यान से, रवि सुबह सुबह निकला 8:30 बजे। अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 8 मिनट लेट होगा। अगर 16 की स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट जल्दी पहुंचेगा। यानी कि स्पीड का रेशियो 5:8 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 8:5। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो टाइम में कितना गैप है? 3 यूनिट। जबकि पहले क्या था, आप ध्यान से देखिए, पहले वाले केस में 8 मिनट देर है और दूसरे वाले केस में 10 मिनट पहले है। तो टाइम में गैप कितने का? ये 18 मिनट। तो 3 यूनिट का मतलब 18 मिनट आ गया, यानी कि 6 गुना। तो आप कहीं से भी निकाल लो, तो 8 यूनिट का मतलब आ जाएगा 48 मिनट। मैंने पहला वाला टाइम निकाल लिया 48 मिनट। यानी कि जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे 48 मिनट लगते हैं। जब वो 10 की स्पीड से जाता है तो 48 मिनट लगते हैं और 8 मिनट की देरी होती है। मतलब उसे 40 मिनट में पहुंचना था। 48 में से 8 घटाओगे, उसको 40 मिनट में स्कूल पहुंचना था। 8:30 बजे से 40 मिनट में स्कूल पहुंचना है, तो 9:10 पे स्कूल में पहुंच जाना चाहिए, वरना सुताई हो जाएगी उसकी। क्या इसमें कोनो परेशानी है? एक भी बच्चा को ये कोई कठिन चीज लगती है तुम्हें? क्या पेपर में नहीं करके आओगे? CHSL CGL वाले बच्चे इन सवालों को नहीं करेंगे? बोलो, हैं भाई? बढ़ जाएं आगे? मैं तो आगे बढ़ गया। ये बताइए दोस्तों, बहुत सुंदर सवाल है, जबरदस्त जबरदस्त प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। फिर से एक बार प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने आ गया है और आपको ये करना है। देखिए, सैम अंग्रेजी नाम है। सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी। वाह, ओके।
ही मार्क्स अप द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, उसने आर्टिकल का कुछ ना कुछ मार्क प्राइस रखा, एंड सेल्स इट इन सच ए वे, इस तरीके से बेचा, that if he will give 46:2/3% discount, then a loss occurred to him is equal to the profit earned by him when he will give 30% discount. Find the mark price of article. सवाल में बोला है कि एक सेम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी और उसने उसका कुछ मार्क प्राइस रखा, इस तरीके से रखा कि मार्क प्राइस पे इतने परसेंट डिस्काउंट देने के बाद जो उसको लॉस है वो 30% डिस्काउंट देने पर जो उसको प्रॉफिट होता है उसके बराबर है। तो मार्क प्राइस बताओ, कितना प्यारा सवाल है। पहले आप बताओ 46:2/3% होता क्या है। देखिए 40% 2/5 हो जाएगा, 6:2/3% 1/15, यानी कि 6/15 1/15 7/15। तो 7/15 46:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/15। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू तो दुनिया जानती है 3/10। तो आपको डिस्काउंट देना है एमआरपी पे, यहां बटे 10 आ रहा है, यहां 15 आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 15 और 10 का एलसीएम यानी कि 30 यूनिट। हमने मार्क प्राइस को 30 यूनिट मान लिया कि मार्क प्राइस 30 यूनिट है, इससे आसानी रहेगी ना। सवाल में यह बोल रहा है कि मार्क प्राइस पे अगर इतना डिस्काउंट दोगे 7/15 तो लॉस होगा। तो मार्क प्राइस पे 7/15 डिस्काउंट दोगे 14 का, तो कितने में सेल करोगे? 16 में सेल करोगे। अगर मार्क प्राइस पे 7/15 डिस्काउंट दोगे, 30 का 7/15 14 होता है, तो 16 में सेल करोगे। और मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट दोगे, 30 का 30% 9 होता है, 9 डिस्काउंट दोगे तो 21 में सेल करोगे। आप एक बात बताओ, सवाल यही तो कहना चाह रहा है कि 16 में सेल करने पर जो लॉस है वो उतना ही है जितना 21 में बेचने पर प्रॉफिट है। यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो क्या रहा होगा? बिल्कुल इनके बीच की संख्या होगी ना भैया। इतने में बेचने पर जो लॉस है वही इतने में बेचने पर प्रॉफिट है 21 में बेचने पर। तो कॉस्ट प्राइस इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होगा ना एवरेज। 21 और 16 37/2 कॉस्ट प्राइस ही आ गया 37/2। और कॉस्ट प्राइस है कितना? 14,800 रुपए। आप बोलोगे बढ़िया सर ये बात एकदम सही है, यही तो दे रखा है। तो यानी कि 37 से 4 बार जाएगा, एक ये 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 800 रुपए। तो 1 यूनिट 800 रुपया है, सही है। तो आपसे पूछा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है? अंकित मूल्य 30 यूनिट। तो 30 का मतलब 30 गुणा 800 यानी कि 24,000 रुपए। तो 24,000 उत्तर रहेगा। बोलिए इससे बढ़िया कुछ है क्या? क्या इससे आसान सवाल भी बनेगा? देखिए आपको करना कुछ नहीं है, मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट देने, एक ये देना एक ये देना है। अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो ना 100 मानो ना x मानो, ये 100 और x वाले पुराने आउटडेटेड तरीके छोड़ दो, आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। और इन फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम मान लिया 30। 30 पे देखिए अब 30 का ये निकालो और ये निकालो, आसान रहेगा ना कैलकुलेशन है भाई। और 16 में बेचने पर जो लॉस है वही 21 में बेचने पर प्रॉफिट है। तो सीपी इन दोनों का एवरेज होगा, सीपी दिया हुआ है, मार्क प्राइस पूछा है। ठीक है भाई, आप सवाल को 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। ये बताइए भाई, देखो ये तो बहुत पुराना सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट बताइए नंबर सिस्टम का। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई। टॉपिक वाइज कल से होगा यार, आईबी का पेपर है, एक दिन मुझे पढ़ाने दो यार, उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? बोलो। और तुम भी पढ़ो। चलिए, यदि a बराबर ये है देन √4a² - 4a + 1 + 5a की वैल्यू क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताइए। आप ये चीज देखिए मेरे प्यारे भाई कि ये जो है ये क्या है। तो आप कहोगे सर, पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अंडर जो है, जैसे मैं आपसे कहता हूं 36 का अंडर बताइए, तो 36 का अंडर क्या है? 6। तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। पॉजिटिव संख्या का अंडर निकालोगे पॉजिटिव ही आएगा। हर कोई बच्चा जानता है कि सर ये 2a - 1 का होल स्क्वायर है, 2a - 1 का होल स्क्वायर।
पर ये क्या 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर नहीं है? अरे ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी है, ये 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर भी है। लेकिन अगर आप ये मानोगे 2a माइनस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा? 2a माइनस 1। एक्चुअली यहां पे a दिया है 0.4039 और 0.4039 के दुगने में से एक घटाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, जबकि अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव। इसी के चक्कर में दुनिया भर के बच्चों ने गलती कर दी कि अगर आपने 2a माइनस 1 ली इसकी वैल्यू, देखिए इसका अंडर रूट 2a माइनस 1 भी आ सकता है, 1 माइनस 2a भी आ सकता है। पॉजिटिव कौन सा है? 2a माइनस 1 तो नेगेटिव है, a जो है 0.40 हो रहा है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 माइनस 2a है भाई, क्योंकि 1 में से 1 से छोटी संख्या घटाओगे तभी तो पॉजिटिव होगा, और प्लस 5a। तो कितना है भाई? ये 1 प्लस 3a। दिस इज 1 प्लस 3a, यही आगे ना। और a कितना दिया है? a कितना दिया है? 0.4039, 0.4039। सिंपल सा कर लेंगे, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई 3 नाम 7, देखो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, 7 आ जाएगा ये एंड में, ए ऑप्शन। देखो कर दी ना गलती, बहुत सारे लोगों ने डी बता दिया। ये जानबूझ के इस तरीके से सेट किया जाता है कि ऑप्शन में मिल जाएगा और बच्चे गलत भी कर देंगे। ओके, इसका अंडर रूट 2a माइनस 1 कैसे? वो तो नेगेटिव है, 1 माइनस 2a पॉजिटिव है, समझेगा ना? क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि अंडर रूट के बाहर आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकालोगे। एक सेकंड का सवाल है बस, लेकिन ध्यान करना है। ठीक, आगे चलते हैं, बताइएगा दोस्त। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर लो। देखिए ये वह सवाल करके बताइए, जब 2017 का जो आईबी का पेपर हुआ था पिछली बार, अब इस बार हो रहा है फिर 2021 में, लास्ट ईयर जब 2017 में हुआ था, तो ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, आईबी 2017 का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का। मुझे करके बताइए, आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सवाल सीजीएल के प्रीवियस ईयर में भी दिखेंगे, और एक नहीं 5-7 सवाल आ रखे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आते हैं, बैंकिंग से लेके स्टेट एग्जाम से लेके हर एग्जाम में। सॉल्व करिए जल्दी से। अजय कवर सर्टेन डिस्टेंस विद हिज ओन स्पीड। अजय सर्टेन डिस्टेंस अपनी खुद जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे कवर करता है, बट व्हेन ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, हिज टाइम ड्यूरेशन फॉर हिज जर्नी इंक्रीज बाय 40 आवर। जब वो स्पीड 10 घटा देता है तो टाइम 40 घंटे ज्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, स्पीड घटाओगे टाइम ज्यादा लगेगा। If he increases his speed by 5 from its original speed, he takes 10 hour less than original time taken. अगर वो स्पीड 5 घटा देगा तो टाइम 10 घंटे ज्यादा लगेगा। बताइए डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस? देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एक बहुत सुंदर चीज होती है। अगर आप S1 की स्पीड से जाओ और S2 की स्पीड से जाओ तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो S1 S2 बटे S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। दिस इज ए डायरेक्ट फॉर्मूला समझ लो या डायरेक्ट शॉर्टकट समझ लो, जहां डेल्टा टी क्या है? टाइम में डिफरेंस। S1 S2 क्या है? स्पीड में डिफरेंस। डेल्टा की क्या है? टाइम में डिफरेंस। S1 डिफरेंस S2 स्पीड में डिफरेंस। तो हमने मान लिया भैया अजय की जो अपनी ओरिजिनल स्पीड है वो S है। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे फेमस तरीका है। अजय की जो ओरिजिनल स्पीड है S है, स्पीड S थी, स्पीड आपने 10 बढ़ा दी तो S से कितनी कर दी? S प्लस 10। तो स्पीड में कितना डिफरेंस आया? 10 किलोमीटर पर आवर। और टाइम में कितना डिफरेंस आया? 40 आवर। तो अजय ने इतनी डिस्टेंस कवर करी होगी, अजय ने ये डिस्टेंस कवर करी होगी। बोलो हाँ, आप बोलोगे यस सर। सेम इसी प्रकार से अगर अजय की स्पीड S से वो अपनी स्पीड को क्या कर दे, सॉरी यहां पे 10 आएगा ना, S माइनस 10 आएगा। अगर अजय की स्पीड S से वो अपनी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो यानी कि स्पीड में डिफरेंस 5 का आया। स्पीड 5 बढ़ा दी तो टाइम 10 घंटा कम लगा है, तो ये भी अजय द्वारा चली गई डिस्टेंस है। दोनों इक्वल होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल। तो आप जानते कि यहां पे 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 10 ये 2 बार चला जाएगा, और ये S से S। तो यानी कि यहां पे 4S माइनस 2S, ये 2S हो गया, और ये 40 और ये 10 कितना हो जाएगा तुम्हारा? माइनस का 40
और ये 10 50, तो एस आ जाएगा 25, एस यहां पे 25 आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे अजय की ओरिजिनल स्पीड पूछी होती, अगर आपसे अजय की ओरिजिनल स्पीड पूछी होती तो उत्तर क्या आ जाता, 25 आ जाता। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा बताओ अजय ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस निकालने के लिए चाहे 25 यहां रख दो चाहे यहां रख दो, सेम ही आएगा। यहां रख देते हैं 25, 25 माइनस 10 15 इंटू 40/10 यानी कि 4, तो 15 चौका 60 इंटू 25 1500 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी कवर करी अजय ने, 1500 किलोमीटर, और यही आंसर होगा सी ऑप्शन। यार वेरी गुड भाई, सभी का उत्तर आ गया है, वेरी गुड। इस सवाल का आंसर तो सभी का आ गया 1500। मुझे लग रहा सबने रट्टा मार रखा है भाई, ऐसे मत करो भाई। अब ये सवाल एक बार आ गया, दोबारा नहीं आएगा। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सुंदर सवाल परसेंटेज का, एक ही सवाल हमने डाला है। जल्दी से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। ऐसे परसेंटेज चेंज वाले सवाल आते हैं पेपर में। इफ डिक्रीजिंग 110 by x% गिव द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 by x%। 110 को x% घटाने से सेम रिजल्ट आता है जो 50 को x% बढ़ाने से आता है। देन x% of 650 is what percent more than x minus 10% of 780। आपको आंसर नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, अप्रोक्स बताना है। देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। आप एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखिए इस सवाल में दो छोटे छोटे सवाल हैं। इस अकेले सवाल में परसेंटेज के दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है, ये हो गया, मतलब हमारे जीवन का मकसद ये एक्स निकालना है। अब या तो एक्स परसेंटेज में सॉल्व करो, या मेरा एक देसी तरीका चलता है कि एक्स परसेंटेज, माना एक्स परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू के है, माना एक्स परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू के है, जैसे 20% की 1/5 होती है, 25% की 1/4 होती है, वैसे ही। तो आप 110 को x% कम करोगे, कितना कम करोगे, x%, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस के। आप 50 को x% बढ़ाओगे, 50 को x% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस के, क्योंकि मैंने x% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या मान ली, के मान ली। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर गोल्डन कंसेप्ट है भाई, पढ़ लेना एक बार। 11 और ये 5 6 आ जाएगा डिफरेंस, -11 के और 5 के 16 के आ जाएगा। तो के आ गया भाई 6/16 3/8, तो के 3/8 आ गया। मतलब डायरेक्ट एक्स परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दी 3/8, मतलब एक्स कितना रहा होगा 37.5% होता है 3/8। तो रादर देन बार बार x/100 रखने के आप इसमें काम करो। तो हमने एक्स परसेंटेज निकाल लिया डायरेक्ट। अब आपसे पूछा है कि ये दूसरा सवाल है, इसमें आपको निकालना है परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस। देखिए जब भी परसेंटेज मोर या लेस निकालना हो आप हमेशा रेशियो लिख लो। सवाल में क्या बोला है, 650 का x%, 650 का मतलब गुणा x%, x% मतलब 3/8, 650 का 3/8, 780 के x माइनस 10% से कितना कम है, x माइनस 10%। देखिए 37.5 माइनस 10 27%, 27.5% हो गया 2.5% का 11 गुना, यानी कि 11/40। 780 के 11/40 से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि रेशियो ले लो। ये होता है तरीका सॉल्व करने का। या तो आप ऐसे देख लो x% 3/8 है, 10% जो है 1/10 है, तो कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा आपका 10 या 30, और ये तुम्हारा 11/40। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ, फिर रेशियो ले लीजिए, बड़ा सिंपल सा सवाल हो जाएगा। 0 0 हटा लो, 8 पंजे 40 हटा लो, अभी 13 6 78 और 13 पंजे 65, और 3 से 6 2 बार कटा लो। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 और पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 रेशियो 25, यानी कि अगर ये 22 है तो ये 25 है, तो कितना ज्यादा है, 3/22 ज्यादा है, 3/22, 3/22।
एक देखो 1/22 याद है, 1/22 जो होता है अप्रोक्स 4.5% होता है, 1/22 होता है 4.54%, 3 गुना है तो लगभग 13.5 के नजदीक जाएगा, 14% आंसर होगा लगभग में, यही आंसर है सी। बारह नहीं है भाई, 12 नहीं है, 14% आंसर है। आपने x की वैल्यू निकाल ली, 650 का x%, यानी कि 650 का 3/8, 780 के 11/40 से कितने परसेंट ज्यादा है, तो आप यहां से रेशियो ले लो, रेशियो आया 22:25, यानी कि 3/22, 1/20 क्या होता, 22 क्या होता है, क्या अरे बोलो, इसमें किसी को कोई परेशानी है? यस, 14% आया आप लोगों का, एनी प्रॉब्लम? अरे ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखिए ये सवाल भी IB 2017 के पेपर का पूछा हुआ है, और देखिए बड़ी लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी लैंग्वेज वाले सवाल कठिन हो, इसकी लैंग्वेज भी तो 6-7 लाइन की है, क्या कठिन सवाल है? मुझे तो नहीं लगता, और सवाल कठिन होते ही नहीं है जो 1 मिनट में सॉल्व हो रहे हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फोन इज 30,000 रुपए। 80 मोबाइल फोन का, 80 मोबाइल फोन का एवरेज प्राइस जो है वो 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज है। आप बोलोगे हाँ जी सर, इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस मोबाइल फोन आर सोल्ड आउट, देन द एवरेज प्राइस ऑफ रिमेनिंग 78 फोन इज 29,500। द कॉस्ट ऑफ हाईएस्ट फोन इज 80,000, लोएस्ट फोन का प्राइस बताओ। कितना आसान सवाल है। आप एक बात बताओ, ठीक है इधर देखिए सभी लोग, 80 मोबाइल फोन का प्राइस जो है वो कितना है दोस्त, 30 बटे अरे भैया एटॉमिक बम, तुम तो बम भी छोड़ के रहोगे भाई। 80 मोबाइल फोन का एवरेज प्राइस 30,000 है, हाईएस्ट और लोएस्ट 2 फोन हटा दिए तो कितने बचे, 78 फोन। 78 फोन का एवरेज प्राइस कितना है, तो आप कहोगे सर 29,500 है। 78 फोन का एवरेज प्राइस कितना है, 29,500 रुपए है। तो आप बोलोगे यस सर। तो आप बताओ अगर हाईएस्ट मोबाइल 80,000 का है, तो आप बताओ जो आपने 2 फोन हटाए, इन 2 फोन की कीमत क्या रही होगी। देखिए अगर ये 2 फोन भी 30,000 के होते, अगर ये 2 फोन भी 30,000 रुपए के होते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये 2 फोन निकालने की वजह से एवरेज 500 कम हो गया, और 500 कम हो गया मतलब ये 30,000 से ज्यादा होंगे, 33,000 से टोटल, तो 78 कितना ज्यादा होगा, 78 गुणा 500, ये इन दोनों मोबाइलों का प्राइस आ जाएगा ना। यानी कि 78 में से 39 दूनी 1000 कर लेते ना, 39,000 और ये प्लस 60,000, यानी कि 99,000। तो ये 2 मोबाइल जो हमने निकाले हैं इनकी कीमत कितने, 99,000 रुपए, 99,000 रुपीज आ जाएगा। अरे बोलो कोई प्रॉब्लम, 30,000 के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर इनके जाने की वजह से एवरेज 500 घट गया, तो 78 इंटू 500 ये एक्स्ट्रा प्राइस है इन दोनों मोबाइल फोन का। ये डायरेक्ट करना है, एवरेज आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब हाईएस्ट वाला अगर 80,000 रुपए का है तो लोएस्ट वाला कितने का होगा, फिर 19,000 का, और ये उत्तर है सी ऑप्शन। क्या करना है इसमें, बोलो एनी प्रॉब्लम, सबको समझ आया। तो देखिए प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल आ रखे हैं, वापस से ऐसे सवाल दोबारा से आएंगे, आप कर लोगे ऐसे। एवरेज का बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ये बताइए दोस्तों। ओके देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, एक और एवरेज नहीं रेशियो वाला सवाल है ये। द रेशियो ऑफ ए मेन्स एज टू हिज फादर्स एज एंड द रेशियो ऑफ हिज एज टू हिज सन इज 6:1। 4 years ago these ratio were ये। The ratio of the age of grandfather to that of grandson 12 years from now will be। बताइए बहुत बढ़िया सवाल है, आप ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति, एक मैन
उसके फादर और उसकी सन का रेशियो दे रखा है। एक मैन और उसकी फादर की एज का रेशियो कितना है? 4:5 है। जबकि एंड रेशियो ऑफ हिज एज टू हिज सन एज, जबकि उसकी एज और सन की एज का रेशियो 6:1 है। तो क्या आप यहां पे बैलेंस नहीं कर सकते? 4 और 6 को 12 बना लो भाई, सेम सेम कर लो। तो 4 6 को 12 बना लेते हैं तो यहां 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये 12 हो जाएगा दोस्तों, ये 15 हो जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रेशियो। यानी कि आदमी, उसके फादर और उसके सन की एज का रेशियो ये आ गया। मैन, फादर और सन की एज का रेशियो जो है प्रेजेंट में वो ये आ गया। कुछ भी नहीं किया, बस रेशियो को कंबाइंड किया है। सवाल में ये बोला कि 4 साल पहले ये रेशियो 11:14 और 11:1 थे। मतलब अगर मैं यहां से 4 साल पहले चला जाऊं, 4 साल पहले, तो मैन और फादर की एज का रेशियो कितना था? 11:14 था। जबकि मैन और सन की एज का रेशियो 11:1 था, 11:1 था। यानी कि मैन, फादर और सन का रेशियो ये था। तो आप एक बात बताओ, यहां देखो मैन की एज 12 से 11 होगी, एक घटी है, फादर की एज भी एक घटी है, सन की एज भी एक घटी है। यानी कि यही 1 यूनिट का मतलब, यही 1 यूनिट का मतलब 4 साल के बराबर है। 1 यूनिट का मतलब 4 साल के बराबर है। तो सवाल में यह पूछा कि बताओ प्रेजेंट से 12 साल के बाद दादाजी और पोताजी की एज का रेशियो क्या होगा। अगर 4 साल का मतलब 1 यूनिट है तो आप खुद बताओ 12 साल का मतलब क्या होगा। 12 साल का मतलब 3 यूनिट होगा ना बेटा। जब हमें एज रेशियो निकालना है तो रेशियो में ही काम करो, एज निकालने की जरूरत नहीं है सालों में। 12 साल का मतलब 3 यूनिट होगा। फादर जो हैं अभी 15 के हैं, जो हैं 3 यूनिट, 12 साल बढ़ाओगे तो 3 बढ़ जाएगा, 18 के हो जाएंगे। सन भी 3 बढ़ेगा तो ये 5 का हो जाएगा। यानी कि रेशियो क्या होगा 12 साल के बाद? 18:5। बोलो, अरे वाह, ये आ रहा है सी ऑप्शन सभी का। इससे बढ़िया सवाल है क्या कोई? है भाई, आदमी के फादर सन के तो ग्रैंड फादर हुए ना, तो ये 18:5 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ये तो सभी भाइयों ने कर दिया, मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए लास्ट ईयर भी एक सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का आया था 2017 में, वो मैंने डाला नहीं है। वो 2 साल का CISI के डिफरेंस का जो फेमस क्वेश्चन है, x²/100%, सभी बच्चे जानते हैं। हालांकि ये भी बहुत सिंपल ही है। इफ सम अमाउंट बिकम 6500 इन 3 साल, कोई धनराशि 3 साल में 6500 हो जाती है। एंड 6760 इन 4 साल, 4 साल में 6760 हो जाती है। तो आप बताए अमाउंट आफ्टर 2 साल, 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा। सभी भाई जानते हैं कि अमाउंट जो है वो सक्सेसिव होते हैं, अमाउंट सक्सेसिव इंक्रीज होते हैं, स्केलिंग फैक्टर काम करता है। देखिए 3 साल बाद अमाउंट 6500 है, जबकि 4 साल बाद अमाउंट कितना है? 6760 है। तो कितना रेशियो है? तो आप कहोगे सर ये 0 0 जाएगा, किससे जाएगा ये? 26 से। 25:26, यानी कि रेशियो 25:26 है। यानी कि रेट आ गया 4%। अगर आपसे रेट पूछा होता तो 4% हो जाता, लेकिन आपसे पूछा 2 साल के बाद अमाउंट बताओ। देखिए अगर ये 25 और 26 है, ये ही तुम्हारा आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, स्केलिंग फैक्टर है। आप बताओ 3 साल के बाद अमाउंट अगर जो है 3 साल के बाद अमाउंट अगर 6500 दे रखा है, तो 2 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा वही निकाल लो। तो 26 से कितने गुना हो रहा है? 250 गुना, तो ये भी 250 गुना होगा। यानी कि 2 साल के एंड में अमाउंट कितना होगा? 6250 रुपए। और ये आंसर है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के एंड में अमाउंट जो होते हैं वो सक्सेसिव रेशियो से आगे बढ़ते हैं। अगर ये रेशियो 25-26 है, थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट कितना है? 6500। तो सेकंड ईयर के एंड में कितना आ जाएगा? 6250। ठीक है ना, सी ऑप्शन है, आसान सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए दोस्तों, फिर से एक और सवाल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, प्रीवियस ईयर पिछले साल ही पूछा हुआ, जल्दी से बताइए।
अभी बताओ, 6250 सभी का आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। देखो कितनी कितना संघर्ष है जीवन में। भर्ती 2000 हैं और 2800 बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी एक ही जगह। तो कितना कंपटीशन है, इसका अंदाजा तुम्हें यहीं से लग जाना चाहिए। हाँ अभिनव जौहर पूछ रहे, गगन सर आपने नाश्ते में क्या खाया? अभिनव जौहर, जो तुमने नहीं खाया, ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई? ठीक, इधर देखो। लिविंग होम एट द सेम टाइम, अमल रीचेस ऑफिस एट 10:15 AM if he travel at 8 km/h and 9:40 AM if he travels at 15 km/h। अमल जो है, एक बंदा है अमाल, वो सुबह सेम टाइम पे अगर घर छोड़े तो 10:15 बजे पहुंचेगा ऑफिस अगर वो 8 की स्पीड से चलता है, लेकिन 9:40 पे पहुंच जाएगा अगर वो 15 की स्पीड से चलता है। तो आप यहां से जो है टाइम निकाल सकते हो भाई। 8 km/h की स्पीड से चलेगा और ये 15 की स्पीड से, तो स्पीड है तो टाइम का रेशियो तो रिवर्स हो जाएगा ना, 15:8। मतलब पहले टाइम 15 यूनिट लगा है तो अब टाइम 8 यूनिट लगेगा। तो टाइम में कितना गैप आया है? टाइम में गैप आया है 7 यूनिट का। जबकि गैप कितने का आया है? पहले 10:15 बजे पहुंच रहा था, अब 9:40 पे पहुंच रहा है, तो 20 और 15 35 मिनट का गैप आया है। तो 7 यूनिट का मतलब 35 मिनट है, तो 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 5 मिनट, तो 15 यूनिट का मतलब आ जाएगा 75 मिनट, 75 मिनट आ गया। अच्छा पूछा क्या, ये तो देख लो। लिविंग होम एट 9:10 AM, अगर वो 9:10 पे घर छोड़े, एट वॉट स्पीड इन km/h मस्ट ही ट्रेवल सो एज टू रीच ऑफिस एग्जैक्टली एट 10 AM। सवाल में बोला है कि अगर वो 9:10 में घर छोड़ता है तो किस स्पीड से उसे चलना चाहिए कि 10 बजे वो ऑफिस पहुंच जाए। तो आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, अगर वो 8 km/h की स्पीड से चलता है, 8 km/h की स्पीड से चलता है, तो उसे समय लगता है पहुंचने में ऑफिस 75 मिनट। तो इतनी डिस्टेंस उसने कवर करी है। सवाल में आपसे ये पूछा है, तो बताइए कितनी स्पीड से वो चले कि 9:10 पे निकल के 10 बजे पहुंच जाए, यानी कि 50 मिनट। 50 मिनट में सेम डिस्टेंस कवर करने तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा? 25 या 75, 25 दूनी 50, 24/2 यानी कि 12। तो 12 km/h की स्पीड से उसे ट्रेवल करना चाहिए। ये आंसर है 12। क्या इससे बढ़िया कुछ सवाल है? देखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बहुत फायदे हैं। अगर तुमको ये आता होगा तो ऑफिस पहुंचने में कभी देरी नहीं होगी, टाइम पे पहुंच जाओगे। टॉपिक वाइज कब से स्टार्ट होगा? अभिषेक कुमार, कल से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? देखो सभी भैया बता रहे हैं 12, मुझे कितनी खुशी हो रही है। महेश त्रिपाठी कह रहे हैं सर आज मैं बहुत खुश हूं। बेटा खुश हो तो मन में रखो, दुनिया को मत बताओ। मोदी जी को पता चलेगा तो दुखी कर देंगे अभी तुम्हें। आगे चलते हैं। 12 सवाल हमारे निबट चुके हैं और 13 की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। ये बताइएगा, बहुत प्यारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कितना पेपर सॉल्व कराएंगे? देखिए हमारा तो एक ही पहाड़ जैसा है, यही कर लो तो 4-5 जैसी फीलिंग तुम्हें आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अनिल 12 खिलौने खरीदता है, हाँ समझे, और प्रत्येक को समान बिक्री मूल्य के साथ अंकित करता है। सबका सेम सेलिंग प्राइस लगाया उसने, स्टिकर लगा दिया इतने में बेचूंगा। ही सेल 8 खिलौना एट इनिशियली 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस, then he sell the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. Thus he gets a total of rupees 2112 and makes a 10% profit with makes 10% profit. With no discount his percentage of profit would have been, ओहो। देखिए अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको बस टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है। पहली बात तो आपको इस चीज से आगाह हो जाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
आपको यहां पे प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर काश डिस्काउंटर हो जाता तो सवाल में मजा आ जाता। आप ये देखिए, एक आदमी ने खिलौने खरीदे, उनका कुछ लेबल्ड प्राइस लगाया, 8 खिलौनों पे उसने 20% डिस्काउंट दिया है, रिमेनिंग 4 खिलौनों पे उसने 20% तो दिया ही दिया है, एडिशनल 25% और दिया है। तो आप बताओ, 20% तो दिया ही दिया है, 25% और दिया है, तो 20 और 25 का सक्सेसिव कितना होता है? 20 और 25 का सक्सेसिव कितना होता है? 40। 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25/100, 40%। यानी कि इन 4 खिलौनों पर उसने 40% डिस्काउंट दिया है। तो बताओ उसने डिस्काउंट कितना दिया है ओवरऑल? आप निकाल सकते हो उसने ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया, निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल सकते, रेशियो ले लो। 8 और 4 2:1 के रेशियो में है। 2 खिलौनों पे 20%, 40 हो गया। 1 खिलौने पे 40%, 40 हो गया। टोटल हो गए 3 खिलौने, तो 3 खिलौने पे ये हो गया /3, यानी कि 80/3%, 80/3%। तो मैं कह सकता हूं कि उस बंदे ने, अनिल ने ओवरऑल इतना डिस्काउंट दिया। अनिल ने टोटल 12 खिलौनों पे ये डिस्काउंट दिया, और 12 खिलौनों पे डिस्काउंट देके कितना प्रॉफिट कमाया? 10%। तो आप यहां से क्या सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते? CP/MP क्या होता है? 100 माइनस D/100 प्लस P। आप बताओ 80/3% क्या होता है? 20% होता है 1/5, तो 80% हो जाएगा 4 गुना, और /3 भी करना, 4/15, 4/15। और 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 1/10। CP से MP 100 माइनस D/100 प्लस P। 100 माइनस D करोगे तो कितना आ जाएगा? 11/15। 100 प्लस P करोगे क्या आएगा? 11/10। देखिए, अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करते हैं तो 100, और अगर फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करते हैं तो 1। तो आप बताइए कितना आ गया? 10 ऊपर पहुंचेगा, 10/15, 2:3। यानी कि CP से MP का रेशियो 2:3 आ गया, 2:3। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है तो मार्क प्राइस 3 रुपए है। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो मार्क प्राइस पे सेल करेगा, और मार्क प्राइस पे सेल करेगा तो कितना मुनाफा कमाएगा? 50% का मुनाफा कमाएगा, और सी ऑप्शन आंसर है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आदमी बिना किसी छूट के बेचे तो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, 2 रुपए का सामान 3 रुपए में बेचेगा तो 50% का मुनाफा कमाएगा। इससे सुंदर सवाल प्रॉफिट लॉस का बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों का बहुत शानदार यूज हुआ है। क्या आपको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है सभी को समझ आ गया है। आगे चलते हैं भाई मेरे, ये बताइए। यस भैया, इसके बिना गारंटी है, इसके इस सवाल के बिना IB का पेपर बन ही नहीं सकता। यानी कि इस सवाल के बिना तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम बन ही नहीं सकता। कभी ना कभी किसी ना किसी फेज में यह सवाल आपको जरूर दिखाई देता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसान और घिसा पिटा सवाल है। आप इस सवाल को मुश्किल से 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों ने कर भी लिया होगा। अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 6 मिनट लेट पहुंचती है। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 10 मिनट पहले पहुंचती है। तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बताइए। तो हम वही फंडा है, S1 S2/S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। 3.5 की स्पीड से चली है 7/2। अगले दिन 4.5 की स्पीड से चली है, यानी कि 9/2। S1 S2 बटे कितना डिफरेंस है भाई? स्पीड में 1। टाइम में कितना डिफरेंस है? पहले 6 मिनट लेट थी, आज 10 मिनट पहले है, तो टाइम में डिफरेंस है भाई 16 मिनट। लेकिन आपको तो आवर में लिखना है ना, तो 16/60 आ जाएगा ये आवर में। तो डायरेक्ट आंसर अब किस में आएगा? किलोमीटर में। पहली बात तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा, ये दोनों नहीं है। पर फिर भी 2 ऑप्शन में फंस गया यार, 2 ऑप्शन दे रखे हैं 7 की मल्टीपल, सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो कोई रास्ता है नहीं। 4 से 16 4 बार, 4 से 60 15 बार, ठीक है ना।
3 तिया 9, 3 पंजे 15, 21/5। 21/5 का मतलब 4.2 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितनी आएगी? 4.2 किलोमीटर। ये आंसर होगा डी ऑप्शन। कर लिया ना? अरे बोलो, कोई परेशानी है इसमें? ठीक, ये आसान सा सवाल था, सभी भाइयों ने कर लिया। नेक्स्ट, बने भाई जल्दी से। 4.2 किलोमीटर सभी का आ रहा है, वेरी गुड। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो का एक बहुत शानदार सवाल है। सवाल में दे रखा है यदि दो संख्याओं के, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 13, 3, 160, तो उन दोनों संख्याओं के स्क्वायर्स का सम बताइए। सवाल में दे रखा है कि किन्हीं दो संख्याओं के सम, उनके डिफरेंस और उनके प्रोडक्ट का रेशियो आपको ये दे रखा है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। देखिए, जब आप सम करते हैं, सम एक लीनियर यूनिट है, डिफरेंस भी लीनियर है, लेकिन जब प्रोडक्ट करते हैं ना तो 2 बार मल्टीप्लाई होती है। ध्यान से देखना। सबसे पहले ये देखो, ये सम और डिफरेंस का रेशियो है, सम और डिफरेंस। अभी दो संख्याओं के सम, दो संख्याओं का सम 13 है और डिफरेंस 3 है, तो क्या आप वो संख्याएं नहीं निकाल सकते? तो आप कहोगे सर संख्याओं का रेशियो आएगा 8:5। ऐसी दो संख्याएं जिनका सम 13 हो, डिफरेंस 3 हो, तो जोड़ के आधा कर दो, 13 3 16 का आधा 8 और घटा के आधा कर दो 5, तो संख्याओं का रेशियो 8 और 5 आएगा। वर्बल बातें हैं बिल्कुल। सम और डिफरेंस 13:3 है, तो संख्याओं का रेशियो 8 और 5 आएगा। मतलब संख्या 8 के और 5 के होंगी, है ना, 8 के प्लस 5 के 13 के, 8 के माइनस 5 के 3 के, लेकिन प्रोडक्ट आएगा तुम्हारा 8 के इंटू 5 के 40 के स्क्वायर, जो कि 160 दे रखा है। देखिए यहां कितना प्रोडक्ट आ रहा है? 40। यहां प्रोडक्ट दे रखा है 160, यानी कि प्रोडक्ट 4 गुना दे रखा है। अगर प्रोडक्ट 4 गुना दे रखा है तो संख्याएं भी 4 ही गुना है। मतलब एक संख्या 4 गुणा 8 है और दूसरी संख्या 4 गुणा 5 है। तो हमने संख्याएं निकाल ली जी, 32 और 20। 32 और 20। आपसे संख्याओं का सम पूछा है, उनके स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर का सम पूछा है तो इनको जोड़ लो। देखो 4 यहां भी है, 4 यहां भी, 4 का स्क्वायर 16 तो आएगा ही आएगा। अभी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 25 आएगा। 16 का मल्टीपल आएगा आंसर। 16 का मल्टीपल क्या मल्टीपल कर लेते, 16 इंटू 89, ये हो जाएगा ना 9 छिक्का 54, 4 आएगा यूनिट डिजिट पे। बी ऑप्शन है। 14 24। बोलो कितना आसान, इतना सिंपल, लॉजिकल, सुंदर, मन लुभावना सवाल है रेशियो का, वन ऑफ द बेस्ट। ये रेलवे का सवाल है। देखो ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में दिखेंगे, कर पाओगे कि नहीं? अरे बोलो। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये बताइएगा, यस देखो ये सवाल भी, मैं क्या बताऊं इस सवाल की महिमा के बारे में। कितनी बार आया ये, हजारों बार आया, पग पग पे ये सवाल मिला। बिल्कुल, एक कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट ए 6 किलोमीटर रोड इन 200 डेज। एक ठेकेदार बोला ताव में आके 200 दिन में 6 किलोमीटर लंबी सड़क बना दूंगा। उसने 140 आदमी हायर करे। आफ्टर 60 दिन, 60 दिन के बाद उसकी हैंकड़ी निकल गई, क्योंकि उसने देखा केवल 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बनी है। हाउ मैनी एडिशनल पीपल वुड ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क एग्जैक्टली ऑन टाइम। कितने एडिशनल मैन उसको लगाने पड़ेंगे जिससे कि काम एग्जैक्टली समय पे खत्म हो जाए। तो ये M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2 नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। एक ठेकेदार ने 200 दिन में 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका लिया है। उसने लगाए 140 आदमी, 140 आदमी 60 दिन में, कितने दिनों में? 60 दिन में केवल 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाए हैं। यानी कि अभी भी 6 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर बनी है, 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क और बनानी है। सपोज अब M आदमी काम कर रहे हैं। कितने आदमी काम कर रहे हैं भैया? रे M आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन
200 दिन का ठेका लिया था, 60 दिन तो बीत गए, यानी कि अब केवल 140 दिन बचे। 140 दिन में बनानी है 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क, यानी कि ये कैंसल आउट हो जाएगा। 1.5 से 4.5 3 बार, यानी कि मैन जो होंगे इस समय 180 आदमी, तो अब उसको 180 आदमी लगाने पड़ेंगे। 180 आदमी, भैया 140 तो पहले ही थे, 140 तो पहले से ही थे, तो कितने एक्स्ट्रा लगाए? 180 करने 40 उसको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ये आंसर है बी ऑप्शन, 40% एक्स्ट्रा। सर तोड़ के बताइए, फिर तुम रोन लगोगे तोड़ दूंगा तो। क्या तोड़े? अब खुद टूट जाओगे, पढ़ लिया करो कभी। आगे देखो सवाल नंबर 17 की तरफ। ये बताइए कितना प्यारा सवाल है, एकदम सुंदर सुंदर मन लुभावना। बताओ कौन करेगा दोस्तों इस सवाल को? है हिम्मत? है? अरे वाह, देखो 40 जब सबका एक कतार से आंसर आता है तो मन में कितनी खुशी होती है। वाह भाई 40 वेरी इजी। देखिए इजी सवालों को देख के पहले बालक खुश हो जाते हैं। बताइए जल्दी से नेक्स्ट सवाल, फटाफट आपको बताना है क्या होगा। देखिए एक स्कूल में 5/12 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। ओके, एक स्कूल में 5/12 जो है गर्ल्स है, बाकी बॉयज हैं। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गया। मतलब अगर टोटल 12 हैं, अगर टोटल 12 स्टूडेंट हैं तो इसमें से 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं और बाकी के 7 लड़के हैं। तो ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है, ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। 4/7 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 साल, 2/5 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 साल और अबव 14 साल। यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इज 1120, अगर टोटल स्टूडेंट 14 साल से बिलो एज के 1120 हैं, तो बताइए कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने, स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने। तो अगर आपको यह दे रखा है कि टोटल 14 साल से कम उम्र के छात्र 1120 हैं, तो आप उसी पे फोकस करो। आप एक बात बताओ, 4/7 बॉयज 14 साल से कम उम्र के हैं। जितने भी बॉयज स्कूल में हैं उसमें 4/7 14 साल से कम एज के हैं। 2/5 लड़कियां ऐसी हैं जो या तो 14 साल के बराबर हैं या उससे ज्यादा हैं, यानी कि 3/5 लड़कियां ऐसी होंगी जो 14 साल से कम एज के होंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 14 साल से कम एज के वाले? 7 का 4/7, 4 तो लड़के आ गए, और 5 का 3/5, 3 आ गई गर्ल्स। यानी कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं आउट ऑफ 12, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं आउट ऑफ 12 जो 14 साल से कम उम्र के हैं। जबकि 14 साल से कम उम्र के हैं कितने? 1120, यानी कि कितने गुना? ये 160 गुना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 12, ये कितना हो जाएगा? ये भी 160 टाइम हो जाएगा। 12 गुणा 160 कितना होता है? 1920। यही आंसर है, डी ऑप्शन। इससे आसान सवाल है क्या कोई? है भी गोलू, है कुछ? बताओ। सर कब से कह रहा हूं क्लास इवनिंग में कर दो। भाई इवनिंग में टाइम स्लॉट है ही नहीं, कहां से करें बताओ। नहीं रात को 10 बजे कर दें? कितने खुश हो रहे हैं, इधर देखो। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर जो भी है ये बताइए फटाफट आप लोग हमें। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या? बहुत ही शानदार सवाल है, बिल्कुल एकदम प्यारा प्यारा लुभावना क्वेश्चन। बताइए, ये सवाल मुझे एक मॉक टेस्ट में दिखा था। बनाइए। द टोटल सैलरी ऑफ PQR इज 27,500। PQR की टोटल सैलरी 27,500 है। इफ दे स्पेंड 90%, 70% एंड X% ऑफ देयर सैलरी रेस्पेक्टिवली, देन देयर शेविंग रेशियो इज 6:9:7। Find the value of X if salary of R is 18:2/11% of total salary of PQR। देखिए अगर आपको इस सवाल में परसेंटेज निकालना है तो ये 27,500 का कोई महत्व नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखिए ध्यान से, 3 बंदे हैं PQR,
सवाल में दे रखा है कि उनकी बचत का रेशियो क्या है, 697। बचत कैसे होती है, इनकम में से खर्चा घटा दो, बचत ही बचत है। इनकम में से खर्चा घटा दो, बचत ही बचत है। 697 ये इनकी सेविंग का रेशियो है। सवाल में दे रखा है कि वो अपनी इनकम का 90%, 70% और X% खर्च कर रहे हैं। तो क्या आप यहां से इनकम का रेशियो नहीं निकाल सकते? इनकम का आप बताइए, अगर P 90% खर्च कर रहा है, अगर P 90% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है? 10%। तो 6 10% है तो 100% 60 रहा होगा। अगर Q 70% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है? 30%। अगर 30% 9 है, अगर 30% 9 है यानी कि 3 गुना, तो 100% कितना रहा होगा? 30। ये 30 आ जाएगा। अब आप ये बताओ, इसकी इनकम 60 आ गई, इसकी 30 आ गई, इसकी इनकम क्या है? आर की इनकम क्या है? नहीं पता है भाई। लेकिन सवाल में दे रखा है कि आर की जो इनकम है वो पी क्यू आर की टोटल इनकम का 18 सही 2/11% है। देखिए 18 सही 2/11% का फ्रैक्शन वैल्यू तो बच्चा बच्चा जानता है, 2/11। मतलब पी क्यू आर की टोटल इनकम 11 है। अगर पी क्यू आर की टोटल इनकम 11 है तो आर की 2 है। अगर आर की इनकम 2 है और तीनों की टोटल इनकम 11 है तो पी और क्यू की 9 रही होगी। पी और क्यू की इनकम, पी प्लस क्यू की इनकम अगर 9 है तो आर की इनकम कितना है? 2। तो आप बताओ, पी और क्यू की अगर टोटल इनकम 90 है, 60 और 30 90 है, तो आर की इनकम कितनी रही होगी? 20। बोलो, इतनी सिंपल सी बात थी, 20 रही होगी। तो आर की इनकम 20 आ गई। आर की इनकम 20 है, 20 में से वो 7 रुपए की बचत कर रहा है, यानी कि कितनी बचत कर रहा है? 35%। हाँ 35%। 35% अगर वो बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? बाकी सब खर्च ही खर्च है। 100 में से 35% बचा लो तो 65% उड़ा लो। यही आंसर है। देखिए कितना आसान है, ये 2 ही लाइन का सवाल है बस, है भाई। 62.5 कैसे आ रहा है भाई आपका? 62.5 देखने में अच्छा लग रहा है ना? वेरी गुड। ठीक है ना? अगर पी और क्यू की 90 है तो आर की, तभी तो टोटल 120 में से 20 पार्ट है आर, है भाई। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं और लास्ट सवाल पे अपन लोग आ चुके हैं। बताइएगा, ये वाला नहीं है, बताइए। बोलो बोलो। 40 kg ऑफ टाइप ए सैंडल पाउडर विच कॉस्ट 614 रुपए पर केजी वॉज मिक्सड विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइप बी सैंडल पाउडर विच कॉस्ट 695 पर केजी। देखिए 2 टाइप के सैंडल पाउडर हैं, 614 रुपए पर केजी वाले, 695 रुपए पर केजी वाले, दोनों को मिक्स किया गया है। मिक्सचर वॉज सोल्ड एट 767 रुपए पर केजी। मिक्सचर को इतने रुपए में बेचने पर 18% प्रॉफिट होता है। What was the amount of टाइप बी सैंडल पाउडर इन द मिक्सचर इनिशियली? तो बताइए मिक्सचर में टाइप बी कितना है? तो ये तो प्योर एलिगेशन का सवाल है। आपने 2 टाइप के सैंडल पाउडर मिक्स करे हैं, ए और बी। ए का कॉस्ट है 614 रुपए पर केजी और बी का कॉस्ट है 695 रुपए पर केजी। बोलो बात यही है। अब मिक्सचर को 767 में बेचने पर 18% प्रॉफिट हो रहा है। 18% का मतलब 9/50 प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस अगर 59 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 50 यूनिट, ये निकालो। ठीक है भाई, तो ये 59 जो है 1 और ये 9 × 27 13 बार जाएगा और 13 × 50 650। तो मिक्सचर का सीपी 650 है। टाइप ए का 614, इसका 695, मिक्सचर का 650। तो प्योर एलिगेशन कुछ भी नहीं। तो यहां पे बताओ किस रेशियो मिक्स किया गया? घटाइए 45 और ये घटाइए कितना आएगा? 36। आप बोलोगे हां जी सर ये आ गया, यानी कि 9 से जाएगा 5:4, यानी कि टाइप ए और टाइप बी को 5:4 में मिक्स किया गया है। आपसे पूछा टाइप बी कितना है?
टाइप ए कितना है भैया 40 केजी, तो 5 का मतलब 40 केजी 8 गुना, तो ये भी 8 गुना होगा, 4 का 8 गुना 32 केजी। तो टाइप बी की कितनी क्वांटिटी मिक्स की गई है? 32 केजी मिक्स की गई है, यही आंसर है। बोलिए, इसमें कोई तकलीफ नजर आ रही है? कुछ भी नजर आ रहा है इसमें? 32 देखो सभी का एक तरफ से आंसर आ रहा है। तो ये आईबी का आपका पूरा सेट था जो मैंने आपको सॉल्व कराया। मुझे लगता है आपको ये करके बहुत आनंद आया होगा। जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल हैं, बैंकिंग के इवन एग्जाम की, उन सभी बच्चों को वीडियो जरूर शेयर करें, उनसे सवाल सॉल्व करने के लिए जरूर बोले। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस है। इस पूरे सेट की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा थोड़ी देर में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय गगन प्रताप नाम से फेसबुक पेज है, आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें। एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें। कल से अब ये सैंपल पेपर मैं एक ही कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं भाई, इतना काफी है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज क्लास कल से लगाई जाए, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। आप जल्दी से इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हमें खुशी हो। चलिए दोस्तों,